मैं आशीष आपके अपने चैनल हिस्ट्री बाई आशीष विश्वकर्मा में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक पर बात की हुई थी और आज आराम शाह और इल्तुतमिश पर बात करेंगे। यदि आप एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुलिस, नेवी, वायुसेना, आर्मी, ये सब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, यदि आप पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियो डालता जाऊंगा, ठीक है, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता जाएगा। यदि आप मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको हिस्ट्री किसी और जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने पूरी बात कुतुबुद्दीन ऐबक की बताई हुई है। ठीक है, आज बात करते हैं हम लोग आराम शाह पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद गद्दी पर आराम शाह बैठता है। ठीक है, आराम शाह जो होता है वह गद्दी पर केवल 8 महीने के लिए ही बैठता है, मतलब 1210 से 1211 तक। कितने महीने के लिए? केवल 8 महीने के लिए। ठीक है, हुआ ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मर जाने के बाद आराम शाह को लाहौर के तुर्क अमीर सरदारों का समर्थन प्राप्त हुआ और इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीर सरदारों का समर्थन प्राप्त हुआ। चूँकि उस समय जो राजधानी थी वो कुतुबुद्दीन ने लाहौर बना रखी थी, तो यह वहाँ का शासक बन गया लाहौर का। ठीक है, मतलब राजधानी भी वही थी, तो यह गद्दी पर बैठ गया और इल्तुतमिश गद्दी पर नहीं बैठा। लेकिन इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीर सरदारों ने, तुर्क सरदारों ने भड़काया और कहा कि इल्तुतमिश पर हमला करो। ठीक है, तो यह बात पता चली आराम शाह को, तो आराम शाह हमला के लिए पहले तैयार हो गया। तो फिर आराम शाह हमला कर देता है इल्तुतमिश के ऊपर। तो दिल्ली के जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश व आराम शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह को हमेशा के लिए आराम मिल गया। मतलब आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश करता है और आराम शाह मर जाते हैं। इसके बाद गद्दी पर इल्तुतमिश बैठता है 1211 में, और जब 1236 पर, मतलब 1236 तक गद्दी पर बैठता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम, सॉरी यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, यहाँ पर है क्या? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ये ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कहते हैं। तो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में काफ़ी अंतर होता है। संस्थापक वो होता है, जैसे मैंने एक कोचिंग जैसे हमने खोल ली, तो मैंने उस कोचिंग को चलाया तो मैं हुआ संस्थापक, लेकिन कुछ दिन बाद वह कोचिंग बंद हो गई और कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसको फिर से उस कोचिंग को स्टार्ट करता है, तो वह जो दूसरा व्यक्ति होता है वह होगा वास्तविक संस्थापक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो संस्थापक थे, लेकिन जो इसका वास्तविक संस्थापक था वह कौन था? इल्तुतमिश। यहाँ पर इल्तुतमिश लिख लेना। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं इल्तुतमिश तुर्किस्तान का, इलबारी तुर्क जाति का था। इल्तुतमिश को अल्तमश के नाम से भी जानते हैं। जो इल्तुतमिश का पूरा नाम है वह है शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। क्या है? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। इसे हमने बता ही दिया है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश के अंदर ही कई सारे वंश हो जाते हैं, जैसे हमने उस पर बताने को भूल गया था कुतुबुद्दीन ऐबक में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश है वह कुतुबी वंश कहलाया। इल्तुतमिश का अलबारी वंश, इलबारी वंश व शमसी वंश कहलाया, और बलबन का बलबनी वंश। इसी प्रकार मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश से पहले दासत्व से, मतलब मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को ऐबक से पहले दासत्व से मुक्त कर दिया था।
ठीक है, ऐबक को दासत्व से बाद में मुक्त किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कुछ और देख लेते हैं कि इल्तुतमिश के भाइयों ने इल्तुतमिश को बेच दिया था। हुआ यह कि एक बार गोरी इल्तुतमिश को खरीदने गया तो उस समय उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो गोरी ने इल्तुतमिश को गजनी में बेचने पर पाबंदी लगा दी कि अब इल्तुतमिश गजनी पर नहीं बिकेगा, मतलब इसकी बिक्री गजनी पे अब नहीं होगी। तो गुजरात विजय के बाद जब ऐबक इल्तुतमिश को खरीदना चाहता है, कब? गुजरात विजय के बाद जो ऐबक है वह इल्तुतमिश को खरीदने की इच्छा जाहिर करता है, किससे? मोहम्मद गोरी से। तो गोरी ने कहा कि गजनी पर हमने पाबंदी लगा दी है इल्तुतमिश के बिक्री की, तो तुम एक काम करो, उसे गजनी से दिल्ली ले आओ। ठीक है, तो दिल्ली में हम लोग उसे खरीद लेंगे। तो फिर इल्तुतमिश को दिल्ली लाया जाता है और ऐबक उसे फिर खरीद लेता है मोहम्मद गोरी से पूछकर। ठीक है, देखो मोहम्मद गोरी का जो गुलाम होता है, तो सबसे पहले गोरी का जो गुलाम होता है वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। ठीक है, तो सुल्तान बनने से ऐबक का दामाद था कौन? इल्तुतमिश। और सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने खुतबा पढ़वाया, सिक्के चलवाए, खुतबा पढ़वाया, सिक्के चलवाए और सुल्तान की उपाधि भी ली। सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली कर ली। प्रारंभ में जल्दौज और कुबाचा ने इल्तुतमिश का विद्रोह किया, मतलब ये दोनों विद्रोह ऐबक के समय भी कर रहे थे और इल्तुतमिश के समय भी कर रहे थे। बट ऐबक ने अपनी पुत्री और बहन का विवाह इनसे करवा दिया तो ये शांत हो गए थे। लेकिन अब इल्तुतमिश के पास क्या है? तो इल्तुतमिश का युद्ध ताजुद्दीन जल्दौज से होता है, कहाँ? तराइन के मैदान में। कब? 1215 ईस्वी में। तो 1215 ईस्वी को हम यह भी बोल सकते हैं कि यह तराइन का तृतीय युद्ध था। ठीक है, और नासिरुद्दीन कुबाचा इल्तुतमिश का युद्ध सिंध नदी के तट पर हुआ, इसमें भी इल्तुतमिश जीता। अब जब नासिरुद्दीन हार गया तो देखो युद्ध हुआ था सिंध नदी के किनारे। ठीक है, तो जो नासिरुद्दीन कुबाचा था यह नदी में छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। ठीक है, यह था इल्तुतमिश के बारे में कुछ। अब देखते हैं इसने क्या क्या करवाएं। ठीक है, तो इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। अब इक्ता प्रणाली क्या होता है? मतलब सैनिकों को जागीर देना पैसे के रूप में। ठीक है, और दूसरा क्या है? इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि बगदाद के अब्बासी खलीफा, कौन? अब्बासी खलीफा थे, उनसे 1229 ईस्वी में ली और सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। वंशानुगत मतलब यदि मैं सुल्तान हूँ तो मेरा पुत्र भी सुल्तान हो या पुत्री भी सुल्तान हो, फिर उसका पुत्र या पुत्री सुल्तान बने। ये तो सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश चलवाए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए? इल्तुतमिश ने। कौन कौन सा सिक्का? पहला है टंका, यह एक चांदी का सिक्का था, और दूसरा है जीतल, जीतल तांबे का सिक्का था। और जो इसका वो था, एक टंका बराबर कितने जीतल था? 48 जीतल। पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए इसने अपने 40 आमिर तुर्की सरदारों की नियुक्ति की। यह संगठन का निर्माण तुर्कान ए चहलगानी कहलाता है। ठीक है, ये 40 अमीर तुर्की सरदार थे, इसे चालीसा या चरगान भी कहते हैं। इसने बदायूं का जामा मस्जिद बनवाया, नागौर में अतारकिन का दरवाज़ा, अजमेर की मस्जिद मतलब अजमेर शरीफ, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण कराया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, इसके बाद दिल्ली में सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया अपने पुत्र मोहम्मद की याद में। यह उत्तर भारत का प्रथम मकबरा था और भारत में पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय किसको जाता है?
इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्य पूरा करवाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना काम अधूरा छोड़ा था उसको इसने क्या करवाया, पूरा करवाया। मतलब कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया, 4 मंजिल इसने बनवाया। इल्तुतमिश को मकबरों व गुम्बदों का पिता कहते हैं। ठीक है। इल्तुतमिश रणथंभौर और बंगाल को कब्जे में लिया। इसने बंगाल के शासक अली मर्दान को 1226 में हराया और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसको? बंगाल को। ठीक है। इल्तुतमिश के समय मध्य एशिया के मंगोलों का नेता चंगेज खां भारत आया था। इसने 1221 ईस्वी में आक्रमण किया। तो मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को बचाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। यह चंगेज खां था, यह बहुत खतरनाक आदमी था। यह मान लो कि जिस भी क्षेत्र पर आक्रमण कर देता था, मतलब जिस भी क्षेत्र में यह आक्रमण करता था वहाँ के इंसानों के साथ साथ कुत्ता मिल जाए, बिल्ली मिल जाए, कोई भी जानवर मिल जाए, यह उसको तक मार देता था। यह इतना खतरनाक था। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था और इसके पुत्र का नाम रुकनुद्दीन फिरोज थे। एक पुत्र नहीं था, इसके बहुत सारे पुत्र थे। ठीक है। इल्तुतमिश ने पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1 मई 1236 में बामियान पर हमला करते हुए हुई थी, जो इल्तुतमिश का सेनापति निजाम उल मुल्क जुनैदी था। सेनापति कौन था? निजाम उल मुल्क जुनैदी। अभी इसका अगले वीडियो में इसका काम पड़ेगा। ठीक है। तो आपका इल्तुतमिश अच्छे से कंप्लीट हुआ और मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। यदि आपको यह समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं इस पर पूरी बात, मतलब जितनी हो सके मैं उतनी चीज़ इस पर डालने की कोशिश करता हूँ। अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। जिससे